गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, उसका एक क्वेश्चन भी देखा था हमने। कल हमने क्या क्या देखा था, तो कैश बुक के दो बैलेंसेस होते हैं, एक डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है एंड कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल यानी ओवरड्राफ्ट होता है। पासबुक में रिवर्स रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए पासबुक का डेबिट अनफेवरेबल होता है एंड क्रेडिट फेवरेबल होता है। ओके, हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट लेके बीआरएस कैसे बनाते हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे बेटा, सेम मेथड, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपका इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल नंबर 1 है उसमें जो भी क्वेश्चन है वो आज देखने वाले हैं बेटा। मैं पेज नंबर लिखूंगा, देन आपको सॉल्यूशन लिखना है। इंस्टीट्यूट मॉडल पेज नंबर 3.16, पेज नंबर 3.16, उसमें जो इलुस्ट्रेशन 2 है वो आज हम लेंगे। सबसे पहले आप आपके नोटबुक में इसका फॉर्मेट ड्राफ्ट करो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एड्स ऑन। डेट दिए बेटा, डेट दिए नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्मेट तो आपको पता ही है। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट के लिए 2 कॉलम्स रुपीज। ओके, ठीक है बेटा। तो आज हम पेज नंबर 3.16 के ऊपर जो इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है वो देखने वाले हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन देखो, देन हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदाल ऑफसेट लिमिटेड। फर्स्ट नंबर की इंफॉर्मेशन है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस कैश बुक का बैलेंस है, जो भी बैलेंस दिया होता है वो हम फर्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो फर्स्ट लाइन में लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक। ओनली बैलेंस दिया, इसका मतलब डेबिट बैलेंस होगा और वो बैलेंस है 2,40,000, 2,40,000। इनर कॉलम में लिखेंगे हम या आउटर कॉलम में, तो आउटर कॉलम में बैलेंस एज पर कैश बुक। आगे उन्होंने डिफरेंसेस के रीजंस दिए। वो रीजंस एक तो इसमें ऐड होंगे या लेस होंगे, तो नीचे ऐड लिखो, 5 to 6 लाइन ब्लैंक रखो और देन नीचे लेस लिखो, 5 to 6 लाइन ब्लैंक। ओके, चलो। तो आगे का ट्रांजैक्शन है बेटा, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अमाउंट टू रुपीज 1,36,000। पहले मीनिंग देखेंगे हम और देन डिसाइड करेंगे इसमें ऐड करना है या लेस करना है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा जब भी हम चेक इश्यू करते हैं, किसी आदमी को पेमेंट का चेक देते हैं, उसे हम बोलते हैं चेक इश्यूड। तो जब भी हम चेक इश्यू करेंगे, तब जब चेक सामने वाले के हाथ में देते हैं तब हम ट्रीट करते कि पैसा गया हमारा, तो इमीडिएट हम कैश बुक निकालेंगे और उसमें पैसा गया बोल के कैश में से लेस करेंगे। जब भी हम किसी को चेक देते तो हम ट्रीट करते पैसे गए, कैश में से हम लेस करेंगे। लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए नहीं आया,
जिसका पेमेंट हुआ ऐसा समझ के हमने कैश बुक में लेस किया है, उसका एक्चुअल पेमेंट हुआ ही नहीं है अभी तक, यानी पैसे हमारे अकाउंट से अभी तक डिडक्ट नहीं हुए, हमने तो कैश बुक में लेस किया है। अब क्या करना पड़ेगा, पहले लेस किया है, पैसे तो गए नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम, ऐड। तो ऐड में लिखो बेटा चेक्स इश्यूड but not presented for payment, but not presented। अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, बाद में एक साथ सब ऐड करेंगे, 1,36,000 इनर कॉलम। चेक्स issued but not presented for payment, 1,36,000। थर्ड ट्रांजेक्शन है बेटा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्लियर्ड। चेक हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब उसका कलेक्शन नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट, कौन से चेक डिपॉजिट करते हैं हम, तो कलेक्शन के। जब भी हमें किसी से चेक मिलता है तो हम ट्रीट करते चेक आया, इसका मतलब पैसे आ गए, हम कैश बुक निकालेंगे और कैश में ऐड करेंगे, क्या बोल के, पैसे आए बोल के। देन वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करते, एक दो दिन के बाद बैंक में एक्चुअल पैसे जमा होते हैं। अब क्या हुआ है, चेक तो डिपॉजिट किया है हमने, लेकिन उसका एक्चुअल कलेक्शन नहीं हुआ है। जब भी चेक मिला होगा हमें, तब हमने कैश में पैसे आए बोल के ऐड किया होगा, एक्चुअल वो पैसे बैंक में आए नहीं है। जो पैसे बैंक में आए नहीं है, खाते में आए नहीं है, वो हमने कैश में ऐड किए। अब क्या करेंगे बेटा, तो लेस करना पड़ेगा हमें, करो लेस। चेक्स डिपॉजिटेड but not collected, check deposited but not collected, अमाउंट है बेटा 90,000, बाद में एक ही बार हम लेस करेंगे 90,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ओके, दोनों ट्रांजेक्शन समझ में आए बेटा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। फोर्थ नंबर की इंफॉर्मेशन है बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू ₹300, इतना ही दिया है, बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बैंक चार्जेस, अगर कोई इंफॉर्मेशन कम देते तो बाकी सब हमें पता लगाना होता है कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। पहले देखेंगे बैंक चार्जेस। मुझे ये बता बेटा कि बैंक चार्जेस आपसे लेती है या आपको देती है? बैंक चार्जेस आपसे लेगी, यानी आपसे आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे। तो बैंक ने चार्जेस लिए 300, बाकी कुछ भी बताया नहीं है, इसका मतलब बैंक ने चार्जेस लिए, बैंक ने तो लिखा होगा, आपने लिखा नहीं है। हमने कल देखा था कि अगर आपने लिखा नहीं है तो अब लिखेंगे, और लिखते समय खाली इतना सोचेंगे हम, पैसा आया या गया, आया तो कैश में ऐड, गया तो लेस। तो बैंक चार्जेस बैंक लेती है, इसका मतलब आपके खाते में पैसे आए या गए, ऑब्वियसली गए, तो कैश में ऐड करना पड़ेगा या लेस? लेस में लिखो बैंक चार्जेस not recorded in cash book, बैंक चार्जेस नॉट recorded in cash book, अमाउंट है 300। आया समझ में? गुड। नेक्स्ट है बेटा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू ₹1,250। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक,
याद रखो, अगर किसी ट्रांजैक्शन में बैंक की साइड दी है तो हमारे एंगल से तो आंसर बहुत सिंपल है। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिटेड किया है, इसका मतलब बैंक ने इंटरेस्ट उसके बुक में, पासबुक में क्रेडिट साइड में लिखा है, हमने लिखा नहीं है। अगर बैंक ने लिखा है बोल के देते तो हमारा मीनिंग है कि हमने लिखा नहीं है, अब लिखेंगे। बैंक क्रेडिट साइड में लिख रही है। बैंक की और अपनी रिकॉर्डिंग अपोजिट होती है, रिवर्स होती है। अगर बैंक क्रेडिट में लिख रही है तो आप कहां लिखोगे? डेबिट में। कैश बुक की डेबिट साइड यानी रिसीट साइड या पेमेंट साइड, आपको पता ही है। डेबिट साइड यानी रिसीट साइड। रिसीट का मतलब पैसा आया, पैसा आया तो कैश में ऐड करेंगे या लेस हम ऐड में लिखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250। 1250 इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों किया? सॉरी, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, इसका मतलब आप डेबिट करोगे, और डेबिट का मतलब होता है पैसे आ गए। लास्ट दिया है बेटा बैलेंस एज पर पासबुक। एक्चुअल एग्जाम में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे हो। पासबुक का बैलेंस तो हमें निकालना है तो देंगे नहीं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए उन्होंने दिया है। इसे एग्जाम में ये आएगा ऐसा ट्रीट मत करो। अगर आया तो आपका और उनका बैलेंस मैच होना चाहिए, तो प्रॉब्लम खत्म। अब ऐड की टोटल बाहर लेके हम ऐड करेंगे और लेस की टोटल लेस करेंगे। चलो ऐड की टोटल कितनी आती है बेटा? 1,37,250। ऐड करो 3,77,250। लेस की टोटल आएगी 93,000। ये लेस करो, जो भी आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक कितना आता है? कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर का यूज करके बोलो। 2,80 सॉरी, ये टोटल आएगी 90,300। 2,86,950। 2,86,950 हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 खत्म हो गया है बेटा। किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तो हमने बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट लेके एक बुक में जो क्वेश्चन था वो भी देख लिया। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। हम एक ही मेथड सीखेंगे, कौन सी? बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्या ऐड करना, क्या लेस करना। एक मेथड परफेक्ट करेंगे हम, बाकी सब मेथड, 3 मेथड मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। चलो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, पेज नंबर 3.28, क्वेश्चन नंबर 4। आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है इंस्टीट्यूट के मॉडल में, उसका क्वेश्चन नंबर 4। तो आप सब फॉर्मेट ड्राफ्ट करोगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2017। 31st March 2017 फॉर्मेट ड्राफ्ट करो बेटा। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट्स के लिए 2 कॉलम्स। ओके, तो चलो एक एक लाइन पढ़ेंगे हम। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है, जो भी बैलेंस देंगे वो हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक।
बैलेंस दिया है बेटा 37,20,000, 37,20,000। उसके नीचे ऐड लिखेंगे हम 5 to 6 लाइंस, ब्लैंक छोड़ेंगे और लेस। बैलेंस दिया है कैश बुक का डेबिट बैलेंस। अभी तक हम एक ही मेथड सीख रहे हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो अब एक एक ट्रांजेक्शन देखेंगे। चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट एट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। चेक क्रेडिटर को इश्यू किया है। चेक इश्यूड का मतलब पेमेंट का चेक। जब हमने चेक इश्यू किया होगा, इमीडिएट कैश बुक निकाला होगा, और चेक इश्यू किया है, पेमेंट का चेक दिया, इसका मतलब पैसा गया बोल के हमने कैश में से लेस किया होगा। एक्चुअल उसका पेमेंट बैंक से हुआ ही नहीं है, यानी जिस चेक का पेमेंट हुआ ही नहीं है वो आपने कैश में से लेस किया है, डिडक्ट किया है। अब क्या करोगे? अब हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड में लिखो चेक्स issued but not presented for payment, but not presented for payment. Check issued but not presented for payment 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000। ओके, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एट इंटर्ड इन कैश बुक। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक में डिविडेंड मिला है, कैश बुक में लिखा नहीं है, तो अब लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड, पैसा आया या गया। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, इसका मतलब पैसा आया, तो कैश में हम ऐड करेंगे लेस ऐड। ऐड में लिखो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। अमाउंट है उसकी 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए। ऐड की लिस्ट में इनर कॉलम में लिखेंगे हम। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, आपने लिखा नहीं है, अब लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, इसका मतलब हमारे खाते में पैसे आए या गए। आए तो हम क्या करेंगे उसमें ऐड या लेस ऐड। इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड की अमाउंट है 12,500, ऐड की लिस्ट में आएगा। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। बैंक में हमने कलेक्शन का चेक डिपॉजिट किया है, लेकिन अभी तक उस चेक का कलेक्शन नहीं हुआ है। ओके, यानी पहले आपको चेक मिला होगा और बाद में आपने वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा होगा। जब भी आपको चेक मिलता है तब आप कैश बुक निकालोगे और चेक कलेक्शन का है, इसका मतलब पैसा आया ऐसा ट्रीट करके आप कैश में ऐड करोगे। एक्चुअल बैंक में पैसे अभी तक आए नहीं है, जो पैसे आए नहीं है वो कैश में आपने ऐड किया है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? लेस करना पड़ेगा। लेस में लिखो चेक डिपॉजिटेड but not collected, but not collected, उसकी अमाउंट है 15,40,000, 15,40,000, 15,40,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा बैंक चार्जेस। कुछ भी दिया नहीं है, ओनली बैंक चार्जेस। तो आपको डिसाइड करना है बैंक चार्जेस बैंक आपसे लेती है या आपको देती है। तो चार्जेस बैंक लेगी, यानी आपके खाते में से पैसे जाएंगे।
आपने लिखा नहीं है, अब लिखो। पैसे गए तो कैश में ऐड करोगे या लेस? लेस। लेस में लिखो बैंक चार्जेस, उसकी अमाउंट है 2000, 2000 रुपए। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। देखो बेटा पहले समझ कर लेंगे क्या हुआ है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर a check deposited into bank was dishonor। चेक डिसऑनर होने का मतलब हमारे लैंग्वेज में होता है चेक बाउंस होना। ओके। हमने कलेक्शन का एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। जब आपने चेक डिपॉजिट किया होगा उस टाइम आपने कैश बुक में क्या लिखा होगा? कलेक्शन का चेक है यानी पैसे आए, कैश बुक में ऐड किया, लेकिन बैंक में वो चेक तो डिसऑनर हो गया, इसका मतलब एक्चुअल पैसे आए ही नहीं है, आपने कैश में ऐड किया। अब क्या करना पड़ेगा? आपको लेस करना पड़ेगा। चलो तो लेस की लिस्ट में लिखो चेक डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड, उसकी अमाउंट है 3,20,000, 3,20,000, 3,20,000। ओके। लास्ट ट्रांजेक्शन है बेटा बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ but no information received from bank in this connection। बैंक ने अपना हाउस टैक्स दिया है ऑन बिहाफ ऑफ आवर। कभी कभी हम बैंक को कुछ पेमेंट करने के इंस्ट्रक्शन देते हैं बेटा, हम बोलते हैं कि हमारे ये पेमेंट आप करते जाओ। कोई इंस्टॉलमेंट है तो हम बैंक को बोलते हैं हर महीने हमारा ये EMI इंस्टॉलमेंट पे करते जाओ। वैसे बैंक ने हमारा हाउस टैक्स पे किया है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है, अभी तक हमें वो इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है इसका मतलब वो आपने लिखा होगा क्या? तो नहीं लिखा होगा। तो अब लिखेंगे हम बैंक ने हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, घर का टैक्स पेड किया है यानी पैसे आए हमारे खाते में या गए? तो गए। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? ऐड या लेस? लेस। लेस में लिखो हाउस टैक्स पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक, उसकी अमाउंट है बेटा 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000। ओके। ऑल ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गए तो हम टोटल करेंगे बेटा। आर की टोटल कितनी आती है? 12,32,500 आपको ऐड करना है यानी 49,52,500 टोटल। लेस की टोटल कितनी आएगी? लेस की टोटल आएगी बेटा 22,12,000, 22,12,000। लेस करो 49,52,500 माइनस 22,12,000, आंसर आएगा 27,40,500, 27,40,500। ऊपर है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नीचे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर अगर कैश बुक है तो नीचे का बैलेंस आएगा पासबुक का, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, आया आंसर? ओके, ठीक है बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन निकलेंगे हम 3.27।
क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्मेट तो आपने ड्राफ्ट किया ही होगा, ओके। फॉर्मेट ड्राफ्ट करो बेटा जिन्होंने ड्राफ्ट नहीं किया है, और देन क्वेश्चन पढ़ो। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 17। उसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन 31 दिसंबर 17। इसकी डेट होगी बेटा ऑन 31 दिसंबर, एज ऑन 31 दिसंबर 17। On 31st December 17, the cash book of a firm showed a bank balance of 60,000, डेबिट बैलेंस है, यानी हम उसे बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। 60,000 डेबिट बैलेंस है। फर्स्ट लाइन लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक, आउटर कॉलम में 60,000, उसके नीचे ऐड लिखो 5 to 6 लाइन ब्लैंक और देन लेस। अब आगे के ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे हम। ट्रांजेक्शन है बेटा, चेक्स हैड बीन इश्यूड फॉर 15 लाख आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ ₹4 लाख ओनली वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो बेटा हमने 15 लाख के चेक्स इशू किए, 15 लाख के चेक्स पेमेंट के हमने दिए, लेकिन उसमें से खाली 4 लाख के चेक का पेमेंट हो गया है। चेक इश्यूड 15 लाख, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो गए ओनली 4 लाख रुपीज, ओके। जब भी हमने चेक इशू किए होंगे, इशू यानी पेमेंट के चेक है, तो उस टाइम हमने कैश बुक निकाला होगा और उसमें से पैसे गए बोल के 15 लाख लेस किए होंगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन बोलते हैं कि उसमें से ओनली 4 लाख का पेमेंट हो गया है, हमने कैश में से लेस किया है 15 लाख, एक्चुअल बैंक से पैसा गया है 4 लाख। तो इसका मतलब हमने 11 लाख का पेमेंट यानी ज्यादा पेमेंट कैश बुक में दिखा, लेस किया है। एक्चुअल 11 लाख का पेमेंट हुआ ही नहीं है, कैश में तो लेस किया हमने। तो अब क्या करेंगे, ऐड में लिखो checks issued but not presented for payment। चेक issued but not presented for payment, उसकी अमाउंट है 11 लाख रुपीज। 15 में से 4 लाख का पेमेंट हो गया, इसका मतलब पेमेंट हुआ नहीं है 11 लाख का, ओके। ठीक है, चलो बेटा आगे। नेक्स्ट है थर्ड, चेक्स वर्थ ₹11,40,000 were deposited in bank on 28th December but had not been credited by bank। बेटा हमने चेक डिपॉजिट किया 28 तारीख को, लेकिन उसका अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ है। जब हमने चेक डिपॉजिट किए होंगे उस टाइम हमने कैश बुक में क्या लिखा होगा, डिपॉजिट यानी कलेक्शन का चेक। जब भी हम कलेक्शन के चेक रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, तो पैसा आया बोल के हम कैश में ऐड करेंगे, लेकिन एक्चुअल बैंक में पैसा जमा हुआ ही नहीं है। जो पैसे खाते में आए ही नहीं है वो हमने कैश में ऐड किया है। अब क्या करेंगे, लेस। चेक्स लेस में लिखो डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, अमाउंट है 11,40,000, 11,40,000 रुपए, 11,40,000, ओके। उसी में बेटा से थर्ड इंफॉर्मेशन में आगे दिया है, इन एडिशन टू दिस वन चेक फॉर ₹5 लाख was entered in cash book on 30th December but was banked on 3rd January।
बट हम रिकंसिलिएशन बना रहे कौन सी डेट को, तो 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर आज की डेट है ऐसा एज्यूम करो। ये इंफॉर्मेशन बोलती है कि 30 दिसंबर को 30 तारीख को हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया है, ओके। लेकिन उसका कलेक्शन बैंक में हुआ है 3 जनवरी को। अब 31 दिसंबर की सिचुएशन बोलो। 31 को चेक डिपॉजिट किया था क्या, यस। कलेक्शन हुआ था क्या, नो। डिपॉजिट करते समय हमने कैश बुक में क्या किया होगा, ऐड। एक्चुअल पैसे आए 31 दिसंबर तक, नो। तो अब क्या करेंगे, लेस। आइदर वो सेपरेट लिख सकते हो आप या इसमें भी ऐड कर सकते हो, वही मीनिंग है। इसका मीनिंग भी होगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट बैंक। चेक डिपॉजिटेड but not at banked। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट बैंक्ड। उसकी अमाउंट है बेटा 5 लाख रुपीज। लेस में और एक ट्रांजेक्शन आएगा 5 लाख रुपीज लेस, ओके। 4th नंबर की इंफॉर्मेशन, a check from Sushan for ₹4 lakh was deposited in the bank on 26 December but was dishonored and advice was received on 2nd January। चेक डिपॉजिट किया है हमने 26 तारीख को, लेकिन वो चेक हुआ है डिसऑनर, यानी वो बाउंस हो गया है, उसका कलेक्शन नहीं हुआ। उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिले 2nd जनवरी को, यानी 31 दिसंबर को हमें वो पता नहीं था। जब भी हमने चेक डिपॉजिट किया होगा, डिपॉजिट यानी कलेक्शन का चेक, तो कैश बुक में क्या लिखा होगा, हमने कलेक्शन का चेक है यानी पैसे आ गए, तो कैश में हमने ऐड किया होगा, एक्चुअल पैसे आए नहीं है, तो कैश में से अब क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड but dishonored। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। उसकी अमाउंट है बेटा 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए, 4 लाख, ओके। नेक्स्ट 5th नंबर की इंफॉर्मेशन, पासबुक शोड बैंक चार्जेस ₹2000 डेबिटेड बाय बैंक। पासबुक शो कर रहा है कि बैंक चार्जेस 2000 रुपए बैंक ने लिए, हमने कैश बुक में लिखा नहीं है। अब लिखेंगे बैंक चार्जेस बैंक लेती है देती है, ऑब्वियस बैंक चार्जेस बैंक लेती है, पैसा आया या गया, गया, तो हम कैश में ऐड करेंगे या लेस, लेस। बैंक चार्जेस अमाउंटेड 2000, 2000 रुपए। लास्ट ट्रांजेक्शन है, वन ऑफ द डेटर्स deposited a sum of ₹5 lakh in the bank account of the firm on 20th December, but the intimation in this respect was received from the bank on 2nd January। हमारे एक डेटर है बेटा, डेटर यानी कस्टमर जिससे हमारे पैसे आने होते हैं, तो उसने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट किए, उसकी इंफॉर्मेशन आपको 2nd जनवरी को मिली है। इसका मतलब 31 दिसंबर को उस डेटर ने आपके खाते में पैसे डिपॉजिट किए, ये आपको पता नहीं था। पता नहीं था इसका मतलब आपने लिखा नहीं होगा, तो पैसे तो खाते में आ गए लेकिन आपने लिखा नहीं है, अब लिखेंगे, ओके। पैसे आए बेटा, तो कैश में ऐड करना पड़ेगा या लेस, ऐड। ऐड में लिखो चेक डायरेक्टली
deposited by debtor but not recorded in cash book. कैश बुक उसकी अमाउंट है 5 लाख रुपीज। खत्म, क्वेश्चन हो गया बेटा। अब ऐड की टोटल ऐड करेंगे हम, लेस की टोटल बाहर लेस करेंगे। ऐड की टोटल आएगी 16 लाख रुपीज। 60,000 प्लस 16 लाख यानी टोटल हो गई 16,60,000। लेस की टोटल करो 1140 प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख 1940 प्लस 20,42,000। ओ माय गॉड, ऊपर की टोटल है 16,60,000, नीचे की टोटल है 20,42,000। इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव आएगा, -3,82,000। बेटा अगर यहां आंसर नेगेटिव भी आता है तो आप उसे माइनस नेगेटिव नहीं दिखाओगे। अगर समझो ये पॉजिटिव आंसर आता तो आप उसे नाम क्या देते, इस लाइन को क्या लिखते हैं आप? ऊपर है बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक होता है, पॉजिटिव आंसर आता है तो हम यहां लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। वहां कैश बुक, यहां पासबुक, वो तो चेंज होना ही है। ऊपर बैलेंस है तो नीचे भी पॉजिटिव आंसर आता है तो हम बैलेंस लिखते हैं। लेकिन नेगेटिव आंसर आता है, अगर ऊपर बैलेंस है उसका नेगेटिव आंसर, बैलेंस का नेगेटिव होता है ओवरड्राफ्ट। ऊपर ओवरड्राफ्ट है उसका नेगेटिव आया तो नीचे लिखेंगे बैलेंस। यानी बैलेंस का नाम भी बदलो और बुक का नाम भी बदलो। तो आज हम लिखेंगे इसे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओके, तो आज हमने बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के 3 प्रॉब्लम लिए हैं। हम एक ही मेथड सीख रहे हैं अभी। एडजस्टेड कैश बुक अभी आपको सिखाया नहीं है मैंने, एक मेथड सिखा रहा हूं मैं, बैलेंस एज पर कैश बुक का क्या करना है। ओके, एंड अब यानी हमारे टोटल 4 मेथड है, उसमें से खाली एक मेथड हम कल से सीख रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्या करना है। ओके, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा अदर 3 मेथड्स, यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, या बैलेंस एज पर पासबुक, या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। आपको एक ही मेथड सीखनी है, बैलेंस एज पर कैश बुक में क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। 3 मेथड्स की 2 सेकंड्स की ट्रिक मैं कल बताऊंगा आपको। यानी कल हमारे ऑल मेथड्स खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपका एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है और कैसे बनाते हैं सिखाऊंगा मैं। यानी टोटल 4 लेक्चर्स में हमारा पूरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओनली 4 लेक्चर्स, 45 मिनट्स के, पूरा चैप्टर खत्म। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आने दो, आप 100% सॉल्व करोगे। ओके, तो आज यहीं पर रुकते हैं हम। थैंक यू।